अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खिताब खान। आज हम जिस फिल्म पर बात करने जा रहे हैं वो हाल ही में रिलीज़ होने वाली राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड और शाहरुख खान स्टारर डंकी है। डंकी की रिलीज़ से पहले इस फिल्म के काफ़ी डंके बजे हुए थे और पिछले कई माह से फिल्म की हाइप बतदरीज हाई होती जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी फिल्मों के साथ होता यह है कि जब फिल्म की हाइप कई गुना बढ़ जाए और आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो ऐसी फिल्म के ज़रा से भी हल्के निकलने पर आपकी मायूसी का लेवल भी उतना ही हाई होता है, जैसा कि इस फिल्म के साथ हुआ है। फिल्म की जिस कदर हाइप थी और जिस कदर ज़्यादा इससे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई थी, बदकिस्मती से वो राजकुमार हिरानी पूरी नहीं कर पाए और ना शाहरुख खान से वो तवक्कुआत पूरी हो सकी हैं। फिल्म देखते हुए ये एहसास भी नहीं होता कि ये वही राजकुमार हिरानी हैं जिनके क्रेडिट पर मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK और संजू जैसी शाहकार फिल्में हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजकुमार हिरानी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस तरह रहा है कि उनकी हर अगली फिल्म पिछली फिल्म से निस्बतन कमज़ोर साबित होती है। उनकी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS पे उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया। बॉलीवुड में डायरेक्टर्स की भीड़ में से वो एक ऐसे डायरेक्टर बनकर निकल कर सामने आए जिनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट था, एक अपना क्राफ्ट था। लेकिन मुन्ना भाई MBBS के बाद उनकी अगली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई पहली फिल्म से निस्बतन कमज़ोर साबित हुई। अमूमन सीक्वल के बारे में ये कहा जाता है कि सीक्वल्स उस तरह के शानदार नहीं बन पाते और ये फिल्म भी पिछली फिल्म से तो बज़ाहिर कमज़ोर थी, लेकिन बहरहाल लगे रहो मुन्ना भाई एक कामयाब सीक्वल माना जाता है। उसके बाद 3 इडियट्स में राजकुमार हिरानी ने एक अलग क्लास को छुआ, एक अलग अंदाज़ लेके आया और उनका ये सिनेमा, उनकी ये फिल्म पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी और राजकुमार हिरानी की पहचान उस हवाले से बनी। उसके बाद उसी एक्टर्स, उसी आमिर खान के साथ उन्होंने PK बनाई जिसने एक अपना मेयार सेट किया। लेकिन अगर देखा जाए, जब हम मुवाज़ना करते हैं PK का 3 इडियट्स से, तो PK हमें उनकी पिछली फिल्म से निस्बतन कमज़ोर फिल्म लगती है। उसके बाद संजू एक प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा था, वो उनका स्टाइल नहीं था राजकुमार हिरानी का, जिस स्टाइल की वजह से, जिस स्कूल ऑफ थॉट की वजह से वो मशहूर हैं। ये फिल्म संजू एक प्रॉपर मासेस की कमर्शियल फिल्म थी जो कि जिस क्लास से हमेशा हट के हिरानी ने फिल्में बनाई। लेकिन इसके बावजूद डंकी जो कि उनकी 6ठी फिल्म है, उनकी पिछली सारी फिल्मों से बुरी फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म को देख के लगता ही नहीं है कि ये वही राजकुमार हिरानी हैं जिन्होंने मुन्ना भाई सीरीज़ से लेके संजू तक एक अपना बेंचमार्क सेट किया और उनकी एक अपनी क्लास थी। और इसी वजह से उनकी पिछली 5 फिल्मों की वजह से, जिनमें से कोई फिल्म आज तक वो उनके क्रेडिट पर कोई फ्लॉप नहीं आई, इस फिल्म से जो उम्मीदें वाबस्ता थीं वो कतई पूरी नहीं हो सकें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फिल्म देख के लगता ही नहीं है कि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है या ये वही राजू हिरानी हैं जिन्होंने इस तरह की एक क्लास 5 फिल्में पिछले 20 सालों में, इतनी शानदार और शाहकार 5 फिल्में देने वाले राजकुमार हिरानी ने इस तरह की फिल्म बनाई है। डंकी की इस्तिलाह एक आम फहम इस्तिलाह है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपना वतन छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम होने के लिए वो रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसे डंकी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ रूट से होते हुए ये लोग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा यूनान के बॉर्डर पे भी, यूनान के समंदरों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और कई लोग जो बेचारे तलाश रोज़गार, तलाश माश के सिलसिले में घरों से निकलते हैं, अपने वतन को छोड़ के दूर जाते हैं, उनके साथ इस तरह के हादसात पेश आते हैं। पिछले दिनों इटली में हमने देखा कि इस तरह का एक वाक़या पेश आया और ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद से इस तरह के वाक़यात बहुत आम हुए कि जब लोगों ने माइग्रेशन आम हुई एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की। और ये फ़िल्म के स्टार्ट में इस बात का डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि फ़िल्म का जो बुनियादी मौजू है इससे मुतासिर होकर लिया गया है। लेकिन बदकिस्मती से डंकी के मौजू पर, डंकी की इस्तिलाह के तौर पर अगर हम इसको लें तो एक पंजाबी फ़िल्म रिसेंटली हमने देखी, आजा मेक्सिको चलिए। वो देखने के बाद आपको लगता है कि इस फिल्म से कहीं ज़्यादा पुरअसर और जज्बातियत लिए हुए वो फिल्म हमें नज़र आती है जो कि एक पंजाबी सिनेमा के स्टार्स के साथ बनाई गई थी। उस फिल्म ने ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा, उसमें हमें ज़्यादा हसासियत नज़र आती है। उसमें कैरेक्टराइजेशन से लेके डंकी के जो ओवरऑल मसाइल होते हैं, उस फिल्म को इतना रियलिटी के करीब होकर फिल्माया गया। लेकिन बदकिस्मती से राजकुमार हिरानी की डंकी में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। जिस फिल्म का मौजू ही, बल्कि जिस फिल्म का टाइटल ही डंकी हो, उसमें वो हमें ये ऐसा कोई
जानदार काम नज़र नहीं आया। ये फिल्म देखते हुए आपको एक और फिल्म की भी याद दिलाती है और वो है यश चोपड़ा की वीर ज़ारा। फिल्म का आगाज़, फिल्म का अंजाम, फिल्म का इंटरवल आपको वीर ज़ारा का एहसास दिलाता है और इस फिल्म को देखकर लगता है कि राजकुमार हिरानी भी कहीं कहीं यश चोपड़ा या यश राज की फिल्मों से मुतासिर होकर उस ट्रैक पर चल पड़े हैं। ख़ास तौर पे मुझे तो ये शाहरुख खान को लेने का प्रॉब्लम नज़र आता है कि जब आपने शाहरुख खान को ले लिया है तो उसको उसी अंदाज़ में पोर्ट्रे करना ज़रूरी है जिस तरह यश राज अपनी फिल्मों में करते हैं। ख़ास तौर पे उनका वो एंट्री वाला सीन जब वो ट्रेन में उस गाँव पहुँचते हैं पंजाब के, जहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है, वो सीन देख के आप कह नहीं सकते कि राजकुमार हिरानी की फ़िल्म है। वहाँ से आपको एहसास होना शुरू होता है कि आप यश राज की फ़िल्म देख रहे हैं। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो आपको मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की याद दिलाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि वीर ज़ारा तो एक तरफ रही, जैसे मैंने आपको अभी आजा मेक्सिको चलिए की मिसाल दी, इसी तरह फिल्म में कई और सीक्वेंसेस ऐसे लिए गए हैं जो हाल ही में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों से आपको चुराए गए लगते हैं या मस्तार लिए गए हैं। जैसा कि चल मेरा पुत का पूरा एक सीक्वेंस, बल्कि पूरा बल्ली कक्कड़ फिल्म में एक कैरेक्टर है जो कि पूरा का पूरा चल मेरा पुत के किरदार से मुतासिर होकर लिया गया। चल मेरा पुत पार्ट 1 में वो किरदार इफ्तिखार ठाकुर ने प्ले किया था, जो फिर बाद के उस सेकंड पार्ट में और थर्ड में भी हमें नज़र आया। वो है, ये एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान से जाके लंदन में मुकीम हुआ है और वहाँ पे स्टेचू बन के अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। इस फिल्म का कैरेक्टर बल्ली कक्कड़ भी ठीक उसी तरह, उसी गेटअप में, उसी किरदार में, उसी लोकेशन पर खड़े होकर आपको चल मेरा पुत की याद दिलाता है। फिल्म का आगाज़ मन्नू रंधावा नामी एक कैरेक्टर से होता है। ये किरदार तपसी पन्नू ने प्ले किया है जो लंदन के एक हॉस्पिटल से फ़रार हो जाती है। दूसरी जानिब पंजाब के एक गाँव ललतू में बूढ़े जवानों की एक रेस हो रही है जिसमें निस्बतन कम बूढ़ा शाहरुख खान भी दौड़ रहा है और बिलाखिर वो रेस जीत जाता है। ये हरदयाल सिंह ढल्लू है जिसे सब प्यार से हार्डी कहते हैं। रेस के अख्ताम पर हार्डी को लंदन से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मन्नू रंधावा का फ़ोन मौसूल होता है कि वो दुबई पहुंच रही है, लिहाजा वो उसे मिलने के लिए दुबई पहुंचे। यहाँ से कहानी वीर ज़ारा की तरह फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि पंजाब के इस गांव ललतू के 4 किरदार मन्नू, सुखी यानी विकी कौशल, बल्ली कक्कड़ यानी अनिल गुरुवर और बलिंदर बग्गू यानी विक्रम कोचर लंदन जाने की तगोदो में हैं और कई बार एजेंट्स के हाथों लुट चुके हैं, लेकिन लंदन जाने का सपना देखना नहीं छोड़ा। यहाँ कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है और वो है यश चोपड़ा की फिल्मों का ब्रांडेड हीरो शाहरुख खान यानी हार्डी। ट्रेन से ललतू गांव पहुंचने वाला ये शख्स हार्डी एक फ़ौजी है जो कि पठानकोट से अपने पुराने दोस्त को मिलने के लिए आया है। वो दोस्त जिसने एक मार्के में उसकी जान बचाई थी और वो है मन्नू का भाई महेंद्र। गांव पहुंचकर उसे पता चलता है कि महेंद्र की एक हादसे में मौत हो चुकी है और मन्नू अपनी फैमिली इश्यूज़ को लेकर, फैमिली के माशी मसाइल को लेकर काफ़ी परेशान है और अपनी फैमिली की खातिर, अपने फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर लंदन जाना चाहती है। इसी गांव के 3 और किरदार भी सुहाने मुस्तकबिल और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर बरतानिया जाने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ एजेंट से राब्ते कर रहे हैं। हार्डी को उसी शाम की ट्रेन से पठानकोट वापस जाना होता है, लेकिन मन्नू की फैमिली की मदद करने के लिए और उसके दोस्तों की हेल्प की खातिर और उन्हें लंदन पहुंचाने का अज़्म लेकर वो ललतू में ही रुक जाता है। इस दौरान इन 4 कैरेक्टर्स में से एक बल्ली कक्कड़ का स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है और वो स्टूडेंट वीज़े पर लंदन पहुंच जाता है। हार्डी ललतू के ही एक एजेंट बमन ईरानी के साथ मिलकर इन 4 को डंकी के रास्ते लंदन पहुंचाने का अज़्म करता है। इस कहानी का सबसे अहम किरदार सुखी यानी विकी कौशल ने प्ले किया है। विकी कौशल एक लड़की जस्सी से प्यार करता है जिसके बाप ने उसकी शादी लंदन में कर दी है। वो उससे मिलने जाना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जस्सी ने खुदकुशी कर ली है तो सुखी भी अपनी जान दे देता है। यहाँ फिल्म का इंटरवल और टर्निंग पॉइंट भी है, लेकिन फिल्म के आगाज़ से इंटरवल तक का 1.25 घंटा
विकी कौशल के नाम रहा। अपने मुख्तसर से किरदार में भी विकी कौशल ने इतना गहरा असर छोड़ा है कि वो फिल्म के इख्तिताम तक फिल्म बीनों को याद रह जाता है। डंकी शुरू होती है इंटरवल के बाद, लेकिन ये जर्नी जिस कदर एडवेंचरस होनी चाहिए थी उस कदर स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। जैसे तैसे करके ये चारों किरदार लंदन पहुंच जाते हैं। ये मनाज़िर फिल्माने से पहले राजू हिरानी को आजा मेक्सिको चलिए ज़रूर देख लेनी चाहिए थी। लंदन पहुंचने के बाद इन किरदारों के छुपते फिरने और सर्वाइवल की जंग शुरू होती है, जो इससे कबल कई फिल्मों में हम देख चुके हैं। एक इंडियन वकील उनकी मदद करने की कोशिश करता है और इन सबको सियासी पनाह के लिए कायल करता है, लेकिन अचानक हार्डी के अंदर का हिंदुस्तानी जाग जाता है और वो जज के सामने ये बयान देने से इनकार कर देता है कि उसकी जान को हिंदुस्तान में ख़तरा है। सियासी पनाह की दरख्वास्त सिर्फ इसी बुनियाद पर दी जा सकती है। जज भी इतना कोऑपरेटिव होता है कि वो बार बार हार्डी को झूठ बोलने पर मजबूर करता है ताकि उसे इस मुल्क में असाइलम मिल सके। इतना कोऑपरेटिव जज तो भाई हमें पाकिस्तान में भी कभी नहीं मिला। जज के बार बार उकसाने पर भी हार्डी झूठ बोलने के लिए आमादा नहीं होता और अपने अंदर के हिंदुस्तानी को जगाए रखता है, लेकिन इसके बरक्स बाकी तीनों किरदार असाइलम के लिए मान जाते हैं और झूठ बोलकर सियासी असाइलम ले लेते हैं। बरसों बाद इन तमाम किरदारों को अपने वतन की याद आती है। इस दौरान 25 साल गुजर चुके हैं। अब अचानक से उनके अंदर अपने वतन का जज्बा क्यों बेदार हुआ, या वो किसी ख़ास मिशन पर बरतानिया गए थे जो कि पूरा हो चुका है और अचानक उन्हें वतन वापसी का ख्याल आ रहा है, इस सारे सवालों के जवाब हिरानी देने में नाकाम रहे। ये वजाहत भी नहीं की गई कि इंडिया में ब्रिटिश पासपोर्ट पर उनका दाखिला क्यों ममनू है। मन्नू की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और वो वापस अपने घर जाना चाहती है, लेकिन बाकी दो किरदार क्यों लंदन छोड़ने पर आमादा हुए, ये सवाल यकीनन हैरानकुन है। बहरहाल ये तीनों किरदार दुबई पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात हार्डी से होती है और एक बार फिर इन्हें दुबई से इंडिया जाने के लिए भी डंकी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। ये तीनों लंदन पलट किरदार हार्डी के साथ दुबई से पहले सऊदीया जाते हैं और फिर सऊदीया से एक ड्रामाई सिचुएशन के ज़रिए इनको वापस इंडिया लाने का इंतज़ाम किया जाता है। फाइनली ये सब किरदार अपने गांव ललतू पहुंचते हैं और कहानी बज़ाहिर यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद ऑडियंस के मज़ीद 15 मिनट सिर्फ इस बात पर ज़ाया कर दिए जाते हैं ताकि तमाम किरदारों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए और वो अपने घर वालों से मिल नहीं लेते। उस वक्त तक फिल्म का इख्तिताम नहीं होता और फिर रिवायती क्लाइमेक्स में अपने घर की छत पर हार्डी के कंधे पर सर रखकर मन्नू की मौत हो जाती है। अब आते हैं फिल्म की उन खामियों की तरफ जिनका जवाब सिर्फ राजू हिरानी ही दे सकते हैं कि उन्होंने फिल्म में ये कंप्रोमाइज़ या खामियां जानबूझकर छोड़ी हैं या ऑडियंस का आईक्यू लेवल चेक करने की कोशिश की है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले इस कदर कमज़ोर है कि फिल्म किसी मोड़ पर भी आपको अपनी गिरफ्त में नहीं लेती। डंकी के मुकालमे भी इस कदर जानदार नहीं हैं कि उन्हें दोहराया जा सके या उन पर बात की जा सके। हत्ता कि राइटर के पास मुकालमों का इस कदर कहत था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े और यहाँ क़याम के हवाले से जो डायलॉग विकी कौशल ने अदा किए, 2 सीन के बाद वही मुकालमे शाहरुख खान दोहराते हुए नज़र आए। हार्डी यानी शाहरुख खान अपने साथियों के साथ इंडियन पंजाब से सिंध के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है और इसके लिए वो कश्ती का सफ़र अख्तियार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंध में दाखिले के लिए समुद्री चट्टानों से घिरी हुई जो हसीन तरीन घाटी दिखाई गई है, वो अगर पाकिस्तान आने वाले टूरिस्ट ढूंढने निकल पड़े तो फिर क्या होगा। दरियाओं और समुद्रों से भीगते भागते ये किरदार जब सिंध के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पानी से निकलते ही शाहरुख खान अपने सफरी बैग से बल्ली की कुछ तस्वीर मन्नू को दिखाता है जो कि उसने लंदन से उसे भेजी हैं। अब हिरानी ने यह वजाहत नहीं की कि बल्ली ने ये तस्वीर हार्डी को सफ़र के दौरान कोरियर की थी या वो इंडियन पंजाब से चलते हुए अपने साथ लेकर आया था, और अगर वो अपने साथ लाया था तो क्या उनके पास वाटरप्रूफ बैग्स थे कि इस कदर धींगा मुश्ती में भी वो तस्वीर महफूज रहीं और उन्हें आज तक नहीं आई। इन छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर भी दें
तो उस रूट का क्या होगा जो इस डंकी लगाने के लिए राजकुमार हिरानी ने इख्तियार किया। सिंध से ये लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान जाने का मंसूबा बनाते हैं ताकि वहाँ से तुर्की के रास्ते यूरोप में दाखिल हो सकें। राजू हिरानी का जोग्राफिया इस कदर कमज़ोर है कि वो अगर गूगल मैप से भी मदद ले लेते तो उन्हें अंदाज़ा होता कि सिंध से ईरान का बॉर्डर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि उसके मुकाबले में उन्हें अफ़गानिस्तान जाने के लिए, सिंध से अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने का सफ़र करना पड़ा। खैर, उन्हें ईरान पहुंचकर बज़रिया ट्रेन तुर्की जाना है और डायरेक्टर साहब एक सीन में ये पूरा रूट वाज़े कर चुके हैं, ये प्लान वाज़े कर चुके हैं, लेकिन 2 सीन के बाद वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने प्लान कुछ और दिया था, डिस्कस कुछ और हुआ था, और फिर ये बेचारे किरदार ईरान से भागते हुए एक मालगाड़ी के ज़रिए तुर्की में दाखिल होते हैं, जबकि ट्रेन का सफ़र बहुत आम है और पाकिस्तान या दीगर मुल्कों से जाने वाले अमूमन ईरान से तुर्की के लिए ट्रेन का रूट इख्तियार करते हैं। लेकिन इन बेचारे किरदारों को मालगाड़ी के ज़रिए तुर्की पहुंचाया गया, जहां से फिर ये कंटेनर के ज़रिए यूरोप के सफ़र पर रवाना होते हैं। इसी तरह ये किरदार जब दुबई से इंडिया जाने का प्लान करते हैं तो पहले इन्हें सऊदी अरब में दाखिल करवाया जाता है और फिर डीपोर्ट करवा के इंडिया भेजा जाता है, जबकि इस सारी प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आप फिल्म को उलझाने के लिए और फिल्म की लेंथ बढ़ाने के लिए आपने सब ड्रामेबाजी की, जिससे फिल्म का असर जाता रहा और आपका सब्जेक्ट जो है वो डीरेल हो गया। यहाँ हिरानी ये वजाहत देने में नाकाम रहे कि क्या ब्रिटिश पासपोर्ट पर इंडियंस भी इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, या उन्होंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया था कि उनकी इंडिया में दाखिले पर पाबंदी थी और जिसके लिए उन्हें ये सारा रूट अख्तियार करना पड़ा या ये सारी ड्रामेबाजी करनी पड़ी। एक्टिंग की बात की जाए तो विकी कौशल का मुख्तसर सा किरदार शाहरुख समेत पूरी कास्ट पर हावी नज़र आता है, भारी भरकम महसूस होता है, और फिल्म का पहला हाफ तो ओवरऑल विकी कौशल के नाम रहा। विकी कौशल ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और फिल्म के इख्तिताम तक अगर कोई किरदार आपको याद रह जाता है तो वो सुखी का वो कैरेक्टर है जिसने चंद सीन्स में ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। सेकंड हाफ में शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग समेत बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखा जाए तो ये शाहरुख की फिल्म महसूस ही नहीं होती। जैसा कि राजू हिरानी इस फिल्म में कहीं दिखाई नहीं देते, शाहरुख का गेटअप भी मुतासिर कुन नहीं। कंटिन्यूटी के बेशुमार जम्प्स हैं। ओल्ड गेटअप्स में शाहरुख खान को ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा दिखाया गया है और जहां शाहरुख को जवान करने की कोशिश की गई है वहां भी कुछ तड़का ज़्यादा ही लग गया है। तापसी पन्नू ने इस फिल्म में बिल्कुल मुतासिर नहीं किया, हालांकि उनके किरदार में परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा मार्जिन मौजूद था, लेकिन तापसी क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई या वो स्क्रीन पर क्यों अच्छी नहीं लगी, इसका जवाब भी डायरेक्टर ही दे सकते हैं। बमन ईरानी एक ऐसे एक्टर हैं जिनको राजू हिरानी ने ही डिस्कवर किया था। बमन ईरानी जैसे ब्रिलियंट एक्टर के बारे में हमें तब पता चला जब मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म लोगों ने देखी। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई समेत राजू की तमाम फिल्मों में बमन ईरानी हमें एक पीक पर नज़र आए। लेकिन इस फिल्म में जहां शाहरुख को ज़ाया किया गया, जहां शाहरुख से काम नहीं लिया गया, तापसी पन्नू समेत दीगर किरदारों से काम नहीं लिया गया, वहां बमन ईरानी भी बदकिस्मती से हमें भर्ती के किरदार महसूस हुए। हालांकि हमें उम्मीदें थी कि काफ़ी अरसे बाद बमन ईरानी की कोई ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें वो हमें एंटरटेन करेंगे और हमें मुतासिर करेंगे, लेकिन इस फिल्म में उनके करने के लिए कुछ नहीं था। इस फिल्म के 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर अनिल गुरुवर और विक्रम कोचर दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से मुतासिर किया, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों किरदार भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस की उस कैटेगरी को नहीं छू सके जो हमें राजू हिरानी की फिल्मों में नज़र आती है। अगर आपको याद हो, मुन्ना भाई MBBS का ज़हीर जो कि जिमी शेरगिल ने प्ले किया था, वो किरदार ज़हीर उस फिल्म का सपोर्टिंग कैरेक्टर होने के बावजूद अपनी पहचान करा गया। इसी तरह अरशद वारसी का सर्किट वो सपोर्टिंग कैरेक्टर था जिसने मुन्ना भाई के कैरेक्टर को भी इन्हेंस किया और उसको पूरी तरह सपोर्ट किया, यानी सपोर्टिंग कैरेक्टर होने का हक अदा कर दिया उस किरदार ने। लेकिन
इस फिल्म में आपको उस लेवल का कोई भी सपोर्टिंग एक्टर नहीं मिलता सिवाय विकी कौशल के, लेकिन आप विकी कौशल के कैरेक्टर को भी ज़हीर या सर्किट की सतह पे नहीं देख सकते या थ्री इडियट्स के किरदारों की सतह पे नहीं देख सकते। डंकी की सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की चंद खूबियों में से एक है जो कि बिल्कुल बेदाग है और फिल्म को एक ग्रैंड लुक देती है। प्रीतम के म्यूज़िक को गैर मामूली करार नहीं दिया जा सकता जैसा कि हिरानी की पिछली फिल्मों का म्यूज़िक था, लेकिन इस फिल्म में सिवाय एक आध गाने को छोड़ के कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो आपको फिल्म देखने के बाद याद रह सके या आप अपने लबों पर उसे गुनगुनाते हुए सिनेमा हॉल से बाहर आएँ। स्क्रिप्ट के शोबे में राजू हिरानी समेत 2 दीगर नाम नजर आते हैं, यानी 3 राइटर्स ने मिलकर इस फिल्म का कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों मिलकर भी वो केमिस्ट्री क्रिएट न कर सके जो एक अच्छे स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। अगर आपके पास सुनाने को अच्छी कहानी और मजबूत स्क्रीन प्ले ना हो तो आप एक मियारी फिल्म कैसे बना सकते हैं। फिल्म के क्रेडिट्स में एडिटिंग और डायरेक्शन के शोबे में राजू हिरानी का नाम जगमगा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये राजू हिरानी के लिए भी वेकअप कॉल होगी और इस फिल्म के बाद वो यकीनन उस गहरी नींद से जागेंगे और उस खुमार से वापस आएंगे जो उनकी पिछली 5 फिल्मों ने उनके लिए पैदा कर दिया था। राजू हिरानी की डायरेक्शन के हवाले से सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि इस फिल्म में हमें 3 इडियट्स और मुन्ना भाई वाला राजू हिरानी कहीं नज़र नहीं आया। ओवरऑल डंकी एक रिवायती किस्म की एंटरटेनिंग बॉलीवुड मूवी है, लेकिन हमें सोचना होगा कि सिनेमा, ख़ुसूसन बॉलीवुड सिनेमा, इससे कहीं आगे निकल चुका है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दूंगा।